अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं स्टैटिस्टिक्स में कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, क्या सीखा तुम? डेटा को हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बात ये है कि अगर मान लो क्या कि तुम्हारे पास कोई डेटा है तो सारा डेटा जो है वो लेकर के हम थोड़े घूमते रहेंगे। उस डेटा में हमको क्या चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालना है। नहीं, तो उसमें से कैसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो क्या कि एक कोई पंचायत है, तो उस पंचायत में 3-4 गांव होता है। अब उस 3-4 गांव में क्या है, हर एक गांव का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है, किसी के घर में बिजली नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो सरकार जो है, मान लो बिहार सरकार क्या है, ये सब सुविधा देने के लिए सरकार होता है। नहीं, तो क्या है कि अगर मान लो कि इस सारे गांव में अलग अलग आदमी का अलग अलग प्रॉब्लम है, तो सब आदमी क्या करेगा, सरकार के पास जाएगा, कहेगा कि हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मुखिया चुनते हैं कि अपना पंचायत का ये मुखिया है, इसको अब हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। वो क्या करेगा, ऊपर सरकार को बताएगा। नहीं, मतलब क्या हुआ कि एक चुन लिए हम लोग, क्या एक पंचायत में इतना डेटा है, उसमें से एक ठो क्या है, उस सारे आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मुखिया क्या करता है, एक पंचायत के आदमी को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, वो पंचायत के तरफ से कहीं ऊपर जाएगा तो पंचायत के बारे में अपना बात रखेगा कि फलाना आदमी का फलाना प्रॉब्लम है, फलाना आदमी का फलाना प्रॉब्लम है। नहीं, तो ये हुआ एक जनरल एग्जाम्पल। ऐसे ही अगर मान लो बहुत सारा डेटा है तुम्हारे पास, तो वो डेटा लेकर के हम थोड़े ना घूमते रहेंगे। उसमें जो कोई इम्पोर्टेंट डेटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कोई इम्पोर्टेंट डेटा है जिसका प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। जो क्या करे, वो प्रॉपर्टी उस सारे डाटा के साथ मेल खाता हो। नहीं, तो यही हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है तुम्हारा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब हम लोग यही पढ़ेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं मान लो किसी क्लास में कोई 2 स्टूडेंट है, राम और श्याम। ठीक है, वो दोनों स्टूडेंट क्या करता है, एक टेस्ट देता है। टेस्ट जो है वो क्या है, 10 मार्क्स का है। ठीक है, और 10 मार्क्स में उसको दोनों का स्कोर जो है वो तुमको दिया हुआ है। मान लो क्या है कि ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, 2 स्टूडेंट का मार्क्स का डेटा दिया हुआ है। दोनों स्टूडेंट क्या किया है कि टेस्ट दिया है। 5 ठो टेस्ट क्लास में हुआ है, दोनों स्टूडेंट क्या किया है, ये टेस्ट दिया है। अब क्या है कि राम का स्कोर दिया हुआ है इस कॉलम में और श्याम का मार्क्स दिया हुआ है इस कॉलम में। नहीं, यहाँ पे हमको दोनों राम और श्याम का स्कोर दिया हुआ है। नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि राम अच्छा स्टूडेंट है या श्याम अच्छा स्टूडेंट है। नहीं, दोनों का मार्क्स हमारे सामने में है, हमको पता करना है कि दोनों में से कौन स्टूडेंट अच्छा है इस स्कोर के आधार पर। नहीं, तो हम क्या करते हैं कि एक आइडिया आएगा तुम्हारे दिमाग में कि एवरेज निकाल लेते हैं, जिसका एवरेज मार्क्स ज़्यादा होगा वो क्या होगा, अच्छा स्टूडेंट होगा। तो हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्कोर ऑफ राम। राम का एवरेज स्कोर क्या होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे मार्क्स का सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सम निकालेगा कितना आएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे इसका सम क्या आ रहा है, 40। अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 8। नहीं, और एवरेज स्कोर जो है श्याम का एवरेज स्कोर क्या होगा, इसका सम कितना आ रहा है, 39।
पाई कितना 5, ये क्या आएगा तुम्हारा 7.8। नहीं, यहाँ पे क्या देख रहा है कि राम का एवरेज स्कोर ज़्यादा है और श्याम का एवरेज स्कोर कम है। तो राम बोल रहा है क्या कि हम जो हैं तुमसे अच्छा स्टूडेंट है, मेरा जो परफॉर्मेंस है तुमसे अच्छा है। लेकिन श्याम इस बात से एग्री नहीं करता है, कहता है ऐसा बात नहीं है। वो कहता है क्या कि तुम क्या करो कि 5 ठो टेस्ट हम लोग दिए हैं, तब 5 ठो टेस्ट में से बीच वाला जो टेस्ट है, मान लो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब में कितना मार्क्स आया है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, और बीच वाला जो मार्क्स होगा वो मार्क्स देखते हैं, जिसका ज़्यादा होगा वो अच्छा स्टूडेंट होगा। नहीं, तो इसको अगर हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो क्या आएगा तुम्हारा ये अरेंज कर दिए हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों के मार्क्स का। अब कह रहा है क्या कि भाई राम तुम्हारा जो बीच वाला मार्क्स है वो क्या है 8 ही है, और मेरा जो बीच वाला मार्क्स है वो क्या है 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो राम इस बात से एग्री नहीं करता है, कहता है ऐसा बात नहीं है, मेरा एवरेज ज़्यादा है तो हम ही क्या है अच्छा स्टूडेंट है। तो श्याम उसको फिर से समझाता है क्या कि चलो ऐसे तुम नहीं मानता है तो तुम ऐसे देखो कि तुम 5 ठो टेस्ट दिया है, तुमको 5 टेस्ट में से केवल एक ही टेस्ट में 10 नंबर आया है, और हमको जो है 3 ठो टेस्ट में 10 नंबर आया है। इसका मतलब हम अच्छा स्टूडेंट हुए नहीं। तो ये बात इसको कहता है। तो ये जो तीनों चीज़ पढ़ा हम लोग 3 तरीक़ा से समझे। एक तो हम लोग एवरेज निकाल करके क्या कर रहा था, ये कंपेयर कर रहा था। दूसरा नंबर क्या था कि हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, जो बीच वाला है वो डेटा को कंपेयर कर रहे थे। फिर क्या किया कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब जो ज़्यादा बार आ रहा है वो हम लोग कंपेयर कर लिए। नहीं, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोग कंपेयर किए नहीं कि कौन सा अच्छा स्टूडेंट है। इस बात को हम लोग अभी यहीं पे छोड़ते हैं, आगे देखेंगे कि कौन ये अच्छा है या कौन ख़राब है। नहीं, मतलब किसका परफॉर्मेंस अच्छा है और किसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग ये 3 बात निकाले, ये जो एवरेज निकाले, इस एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं मीन। ठीक है, ये जो डेटा दिया हुआ है इसको बोलेंगे, इसका नाम है मीन। एवरेज निकालेंगे उसको बोलेंगे मीन। दूसरा नंबर क्या किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करके और मिडिल वाला जो वैल्यू है वो जो निकालते हैं उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, और जो ज़्यादा बार आता है, तीसरा नंबर क्या कंपेयर किए थे कि जो ज़्यादा बार आ रहा है, जो ज़्यादा बार आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट किए, इसको हम लोग बोलते हैं मोड। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा जो आता है उसको बोलते हैं मोड। तो हम लोग अब यही पढ़ेंगे कि मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं मीन। ठीक है, कि मीन हम लोग डेटा दिया रहेगा तो मीन कैसे निकालेंगे। मीन क्या होता है तुम्हारा, मीन इक्वल्स टू होता है ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मीन क्या होता है तुम्हारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितना डेटा दिया हुआ है उस सारे का सम बाय क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है वो सारा ऑब्जर्वेशन। नहीं, यही तुम्हारा क्या होता है मीन होता है। अब हम बोल रहे हैं क्या कि जैसे तुम एवरेज निकालता है, एवरेज निकालना जानता होगा, जो एवरेज है डेटा का एवरेज जैसे निकालते हैं वही क्या है मीन है। यहाँ पे उसी का मतलब क्या होता है मीन होता है। तो बात है कि ये हम लोग मीन निकालेंगे कैसे। नहीं, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि डेटा डिफरेंट तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नहीं, पहला नंबर देखा था कि कोई डेटा हम लोग कलेक्ट किए और रैंडमली उसको रख दिए। नहीं, तो रैंडमली रख दिए तो उसका हम लोग मीन रैंडमली रख दिए वैसे डाटा, या नहीं तो क्या करते थे कि उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रखते थे, या नहीं तो क्या होता था कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। 3 तरीक़ा से डेटा को क्या करते थे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं क्या कि फर्स्ट नंबर केस है
कि तुम्हारा क्या है, रैंडम रॉ डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा कोई दिया हुआ है नहीं। मान लो क्या कि हमको 5 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है 30, 20, 10, 20, 50। ये क्या है तुम्हारा 5 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है किसी सब्जेक्ट में, इसका हमको मीन निकालना है। तो क्या करते हैं, हम सबका सम निकाल देंगे। 30 + 20 + 10 + 20 + 50 या बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 5 नहीं। तो ये क्या आ गया तुम्हारा मीन आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो क्या ये तुम्हारा x1 है और इसको मान लो ये x2 है और इसको मान लो तुम x3 है और इसको मान लो तुम x4 है और इसको मान लो x5 है। यहाँ से मीन क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3 + x4 + x5 बाय 5 नहीं। ये मीन आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं xi से ऑब्जर्वेशन जो रहता है उसको क्या करते हैं xi से डिनोट कर दिए। मतलब पहला ऑब्जर्वेशन है तो x1, दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है उसको x2 से, तीसरा ऑब्जर्वेशन जो है उसको x3 से, चौथा जो ऑब्जर्वेशन है उसको x4 से। इस तरीक़ा से मान लो क्या कि ith ऑब्जर्वेशन है तो उसको xi से डिनोट कर देंगे। मतलब हम जनरली क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन को xi से डिनोट कर देंगे, i के जगह पे वो चीज़ रख देंगे जितना माँ वो क्या होगा ऑब्जर्वेशन होगा। पहला ऑब्जर्वेशन है तो i के जगह पे क्या रख देंगे 1, दूसरा ऑब्जर्वेशन है तो i के जगह पे क्या रख देंगे 2। तो ये तुम्हारा क्या आ गया मीन। इसको हम लोग क्या करते हैं x बार से डिनोट करते हैं। मीन को क्या करते हैं x बार से डिनोट करेंगे, ऐसे मीन को डिनोट कर देते हैं। ऐसे हम लोग क्या किए मीन निकाले नहीं। अब मान लो क्या कि जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है x1, x2, x3, x4 सो ऑन xn तक, n ऑब्जर्वेशन तुम्हारा ऐसे दिया हुआ है। इसका हम बोल रहे हैं मीन निकालो। तो मीन क्या होगा x बार = टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या x1 + x2 + x3 प्लस कहाँ तक अप टू xn बाई कितना होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होगा ये n। ये क्या हो गया तुम्हारा मीन नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो सम है, अब मान लो बहुत सारा डेटा रहेगा तो ऐसे हम लोग थोड़े सम हमेशा इतना बड़ा लिखते रहेंगे। इसको क्या करते हैं शॉर्ट में डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा xi, i = 1 to n बाय n। ये x बार मीन का ये क्या हुआ तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। n ऑब्जर्वेशन का अगर हमको मीन निकालना है तो क्या करेंगे सबका सम निकाल लेंगे। यहाँ पे ये जो है तुम्हारा इसका मतलब समझते हैं, ये क्या है तुम्हारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा। ये एक ग्रीक लेटर है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, इसका नाम है। ठीक है, इसमें देख रहा है कि हम लोग 2 जगह पे 3 जगह है। एक ठो तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं नहीं। ठीक है, तो इसका भी नाम है। ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे जो लिखे रहते हैं ये क्या है लोअर लिमिट। ठीक है, सिग्मा का लोअर लिमिट इसका नाम है। ऊपर में जो है तुम्हारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपर लिमिट। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ सिग्मा। ठीक है, इस सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, नीचा में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आई क्या है, यहाँ पे सिग्मा का वेरिएबल और इसका लोअर लिमिट क्या है 1। तो सिग्मा के अंदर में जो लिखा हुआ है वहाँ पे क्या करेगा
1, नीचा जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पे रख देंगे और उसको सम करते जाएंगे। 1 रखेंगे तो x1, फिर प्लस करेंगे, 2 रखेंगे x2 प्लस, फिर यहाँ पे 3 रखेंगे x3। ये कहाँ तक रखते जाएंगे तो जब तक ऊपर जो लिमिट दिया हुआ है वहाँ तक नहीं पहुँच जाए। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि सिग्मा मान लो क्या है, i = 1 to 5, यहाँ पे है i, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 i के जगह पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट कर देंगे, 1 आगे बढ़ाते जाएंगे और सम करते जाएंगे। 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक सम करेंगे तो जो अपर लिमिट है वहाँ तक। ठीक है, अगर मान लो हम बोल रहे हैं सिग्मा i = 1 to 5 i² + 1, तो इसका मतलब क्या होगा, i के जगह पे मतलब जो वेरिएबल है सिग्मा का वहाँ पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करते जाएंगे। लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये क्या होगा 1² + 1 प्लस क्या 2² + 1 प्लस 3² + 1 प्लस 4² + 1। कहाँ तक ये पुट करेंगे हम, तो जो अपर लिमिट है वहाँ तक पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। इसका मतलब अगर मान लो सिग्मा i = 1 to 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ, यहाँ वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट ही है, तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब हुआ क्या, लोअर लिमिट से अपर लिमिट i 1 से लेकर के कहाँ तक है 5, मतलब हम लोग क्या करेंगे 5 बार 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, तो इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं नोटेशन में ऐसे, समझ गया सिग्मा का मतलब क्या है, यहाँ पे यही है सिग्मा का मतलब क्या, ये डेटा का सम। समझ गया बात, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे मीन निकाल लेंगे अगर हमको ऐसे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो। नहीं, ये मान लो 10 5 है, 10 5 ठो डेटा दिया हुआ है तो ठीक है, तो ऐसे हम लोग मीन निकाल लेंगे। लेकिन मान लो कि बहुत सारा 100 स्टूडेंट का हमको मार्क्स दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि उसका तुम एवरेज निकालो। नहीं, तो कैसे निकालेंगे, 100 स्टूडेंट का अगर मार्क्स दिया रहेगा तो ऐसे हम जोड़ते जाएंगे, जोड़ने चलेंगे तो भर दिन जोड़ते ही रह जाएंगे। नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते थे, उस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर लेते थे। नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर लेते थे उस डाटा को। तो ऐसे ही अगर तुमको मीन निकालना रहेगा, ऐसे रॉ डेटा दिया रहेगा बहुत सारा है 100, तो सबसे पहले क्या करना होगा तुमको फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा। बताए हैं फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल लिख रहे हैं, और जब फ्रीक्वेंसी टेबल दिया रहेगा तो उसका मीन कैसे निकालेंगे ये बता रहे हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर बात क्या करते हैं, पहला नंबर में बात की कि वैसे डेटा दिया हुआ है उसका मीन कैसे निकालते हैं। सेकेंड नंबर में बात कर रहे हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, जब तुमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया रहेगा तब कैसे निकालेगा। तो मान लो क्या ये है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम लोग ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं x1 x2 x3 से डिनोट कर देते हैं। तो मान लो पहला ऑब्जर्वेशन x1, दूसरा ऑब्जर्वेशन x2, तीसरा ऑब्जर्वेशन x3। नहीं, यहाँ से लेके कहाँ तक है तुम्हारा nth ऑब्जर्वेशन, n ऑब्जर्वेशन, ये nth है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। अब क्या है कि इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी मान लो f1, इसका फ्रीक्वेंसी f2, इसका फ्रीक्वेंसी f3 और इसका फ्रीक्वेंसी fn। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका हमको क्या करना है मीन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो x1 डेटा है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें ये जो है x1 नहीं, ये हमारा डेटा है, और f1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये डेटा x1 क्या है f1 बार आया है। नहीं, मतलब मान लो यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ लिखा हुआ है 3, इसका मतलब क्या ऑब्जर्वेशन में 5 3 बार आया है। नहीं, तो x1 जो है ये f1 बार आया है।
x2 जो है वो क्या है f2 बार आया है, और x3 जो है वो क्या है f3 बार आया है, और xn जो है वो क्या है fn बार आया है। और अभी मीन का डेफिनेशन पढ़ा है, मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा तुम्हारा, तो जितना ऑब्जर्वेशन है सबका सम, x1 जो है क्या है f1 बार है, मतलब इसका सम क्या होगा, कोई संख्या अगर मान लो 5 4 बार है तो 5 को 4 बार जोड़ना है, इसका मतलब क्या 5 में 4 से गुना कर देंगे, नहीं। तो x1 क्या है f1 बार है, तो इसका सम क्या हो जाएगा x1 इंटू f1, नहीं। तो सम अगर हम लोग निकालेंगे ऑब्जर्वेशन का तो ये क्या आएगा x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस अप टू कहाँ तक xn इंटू fn। ये हमारा आ गया क्या टोटल ऑब्जर्वेशन का सम। अब इसमें क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना आया है। तो यहाँ पर क्या है कि x1 f1 बार है, x2 f2 बार है, मतलब इस सब का सम जो होगा वो क्या होगा फ्रीक्वेंसी का सम आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं। तो यहाँ पे सम जो होगा फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn। तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला किसका मीन का, जब तुमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया रहेगा तब। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे क्या सिग्मा एक्स आई एफ आई, आई इक्वल्स टू कहाँ से 1 से लेकर के n तक। अब बाय इसको क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई, आई इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक n तक, नहीं। ये हमारा x बार मीन जो है उसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग अब देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया रहेगा तो मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो क्या कि ये कुछ स्टूडेंट का हम लोग को क्या है मार्क्स दिया हुआ है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, कह रहा है हमको क्या कि मीन निकालो, नहीं। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है फार्मूला मीन का सिग्मा एक्स आई एफ आई, मतलब एक्स आई एफ आई का जो है वो सम, नहीं। हम लोग x1 इंटू f1 निकालते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और सबका क्या करते हैं सम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो इस दोनों का क्या करेंगे प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मतलब ये क्या है तुम्हारा एक्स आई एफ आई, इसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं, नहीं। और ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या है एफ आई से इसको डिनोट कर देते हैं, इसको एक्स आई एफ आई ये हो जाएगा, ये निकालेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10, 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा 20, और 36 इंटू 3 क्या हो जाएगा 108, 40 इंटू 4 क्या होगा 160, 50 इंटू 2 क्या होगा 100, और ये क्या आएगा तुम्हारा 168, और ये क्या आएगा तुम्हारा 120। ये आ गया एक्स आई एफ आई। तो हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई, नहीं। तो इसका सम कर देगा, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई ये कितना आएगा तुम्हारा, इसका सम करो, तो इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 686, ये सम आ गया। ये हमारा आ गया सिग्मा एक्स आई एफ आई। अब हमको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी का सम, तो यहाँ पर क्या करेंगे इस फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ आई ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये क्या आएगा 112, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 16, नहीं। तो मीन क्या होगा एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई, अब आई कितना सिग्मा एफ आई, तो ये आ जाएगा 686 था बाई कितना 16, समझ गया। इसको डिवाइड कर देगा, ये क्या होगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से तुम क्या कर सकता है कि अगर हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया रहेगा तो मीन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया। अब बात ये है अब क्या कि और बहुत सारा डेटा दिया रहता है, मान लो बहुत सारा डेटा दिया हुआ है 1000 डेटा दिया हुआ है, नहीं। तो उसको हम लोग क्या करते थे फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करेंगे तो बहुत टाइम लगता था, नहीं। देखा है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे।
तो इसको हम लोग क्या करते थे, अगर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है तो उसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। नहीं, तो अब बात है कि अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो उसका मीन हम लोग कैसे निकालेंगे। नहीं, तो ये बात तुम लोग को क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, आगे जाएगा तो पढ़ेगा। हम लोग को क्या करना है, यही इतना ही पढ़ना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहेगा तो उसका मीन कैसे निकालेंगे, और क्या है कि रॉ डेटा दिया हुआ है तो वो मीन कैसे निकालेंगे। समझ गया बात। अब हम लोग क्या देखते हैं, मीडियन। ठीक है, कि मीडियन कैसे निकालेंगे, डेटा दिया रहेगा तो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे। तो तभी पास शुरू में ही हम बताए कि क्या करते हैं, पहले या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। नहीं, और उसका जो बीच वाला डेटा होता है वही क्या होता है, उसका मीडियन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने का स्टेप लिख रहे हैं। क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट नंबर स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि जो रॉ डेटा तुमको दिया रहेगा या कोई डेटा जो तुमको दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे ऑब्जर्वेशन को। इसका मतलब ऊपर तीर बनाए हुए हैं, इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और नीचे तीर बनाए हुए हैं, इसका मतलब क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो या तो तुम क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लो। उसके बाद क्या करो, उस डेटा को काउंट कर लो। मान लो क्या कि ये वैल्यू काउंट किए तो कितना आया, n आया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर स्टेप में क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ़ n इज ऑड देन n+1/2th ऑब्जर्वेशन इज मीडियन। ठीक है, अगर n ऑड हुआ तो हम लोग n+1/2 निकाल लेंगे, उतना हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि n अगर इवन हुआ तो मीडियन क्या होगा, एवरेज होगा n/2th और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का। n/2th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, और उसका क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे तो मीडियन आ जाएगा। ठीक है, समझ गया बात। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मीडियन अगर हमको निकालना है, नहीं मान लो क्या कि हमको 5 ठो डेटा दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, ये दिया हुआ है क्या कि 2, 4, 7, 1, 9, ये डेटा दिया हुआ है, 5 ठो डेटा दिया हुआ, कह रहा है क्या कि इसका तुम मीडियन निकालो। नहीं, तो मीडियन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो मान लो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए, 1, 2, 4, 7 और 9। अब हमको यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो क्या बोले, तो बीच वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मीडियन। तो 4 क्या होगा, मीडियन। तो बीच वाला वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या होगा, मिडिल वाला वैल्यू होगा। ठीक है, मान लो कि ये 5 ठो है, 5 ठो है ना, n 5 है, यहाँ पे n बराबर क्या हो गया, 5। 5 है तो हम क्या बोले, 5 + 1/2 एथ टर्म जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। 5 + 1 6/3, मतलब तीसरा जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो 1, 2 और 3 क्या देख रहा है कि ये मीडियन है। मतलब ये क्या है तुम्हारा, किसी भी कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसका मिडिल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला समझो। नहीं, इससे हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे क्या था, 5 ठो वैल्यू, सेकेंड नंबर हम बोल रहे हैं क्या कि कोई 7 ठो वैल्यू है, 2, 1, 7, 8, 9, ये है। नहीं, इसमें कितना वैल्यू है, 7 ठो वैल्यू है। हम पूछ रहे हैं कि इसका मतलब मिडिल टर्म कौन होगा। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए, मिडिल टर्म कौन होता है, अगर ऑड रहता है तो क्या हो जाता है, n+1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 + 1/2, मतलब क्या, 4। फोर्थ टर्म जो होगा यहाँ पे क्या होगा, मिडिल टर्म। यहाँ पे ये जो है क्या है, मिडिल
टर्म, हम यहाँ पे मिडिल टर्म का बात कर रहे हैं, मीडियन का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है क्या है, मिडिल टर्म है, क्योंकि 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो यही क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए। इसका अगर मीडियन निकालना बोलेगा तो इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे, 1 2 6 7 8 9 10। अब जो इसका क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म नहीं, n के यहाँ पे n 7 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, 7 + 1/2th टर्म नहीं, ये क्या आएगा 4, मतलब यहाँ पे मीडियन जो है वो क्या होगा 7 नहीं, 7 मीडियन हो गया। तो ये तो बात हुआ कि जब n ऑड है तब। n अगर इवन रहेगा, मान लो थर्ड नंबर में हम क्या बोल रहे हैं कि 4 ठो डेटा है, 2 4 6 1, ये डेटा दिया हुआ है, 4 ठो डेटा है, इसका क्या करना है हमको, मिडिल टर्म निकालना है। जब इवन रहता है तो इसमें क्या देख रहा है कि 2 ठो टर्म मिडिल टर्म होता है, ऑड रहेगा तो क्या होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा, और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 रहेगा तो क्या होगा, 2 मिडिल टर्म आ जाएगा नहीं। अगर मान लो 4 है तो ये है, अगर 6 ठो डेटा है, फोर्थ नंबर में हम बोल रहे हैं क्या, 6 ठो डेटा है, 7 6 2 8 9 4, ठीक है। इसमें n बराबर क्या है, 6 है, हम बोलेंगे कि बतलाओ इसका मिडिल टर्म कौन होगा। तो मिडिल टर्म इसमें क्या है, 2 ठो मिडिल टर्म है नहीं, n अगर इवन रहेगा तो 2 मिडिल टर्म होगा। यहाँ पे क्या है, ये दोनों इसका मिडिल टर्म आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, इसका ये दोनों मिडिल टर्म आ रहा है। तो जब n इवन रहता है तो मिडिल टर्म 2 होता है, वो 2 मिडिल टर्म कौन होता है, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म। यहाँ पर देखो क्या है, n बराबर 4 है, तो हम क्या बोले 4/2, मतलब दूसरा टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म, तो ये दूसरा है, ये मिडिल टर्म है। और क्या होगा, n/2 + 1th, तो n/2 मतलब क्या, 4/2, 2 और +1 तीसरा, ये क्या है, मिडिल टर्म है। यहाँ पर n बराबर क्या है, 6 है, तो यहाँ पे भी 2 मिडिल टर्म होगा, कौन सा मिडिल टर्म होगा, 6/2th टर्म, मतलब तीसरा 1 2 3, ये क्या है, मिडिल टर्म है। n/2 + 1 मतलब क्या, चौथा, ये क्या है, मिडिल टर्म है। अब इसका हमको मीडियन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो क्या है कि 2 मिडिल टर्म आ रहा है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों का सम कर लेंगे, और उसका जो एवरेज होगा, उसका जो दोनों मिडिल टर्म आएगा उसका एवरेज निकाल लेंगे, मतलब सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से इसको पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो 1 2 4 6 आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहाँ पे क्या होगा, मिडिल टर्म 2 और 4 नहीं, n/2 4/2 मतलब दूसरा टर्म, और n/2 + 1 मतलब तीसरा टर्म, तो ये 2 मिडिल टर्म होगा। अब इस दोनों का क्या करेंगे, हम एवरेज निकालेंगे, तो 2 + 4 बाई कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 6/2 मतलब 3, तो ये 3 हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। समझ गया बात। तो ऐसे अगर मान लो डेटा दिया रहेगा, तुम क्या करेगा, उसका मीडियन निकाल लेगा, ठीक है। ये ऐसे ही रॉ डेटा दिया हुआ है तो उसका मीडियन हम लोग निकाले नहीं। इसी तरीके से क्या होता है, हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया रहेगा, या क्या दिया रहेगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया रहेगा, तो उस सब का भी मीन होता है, लेकिन वो सब तुम लोग को पढ़ना नहीं है क्लास 9th में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, मॉड। मोड, ठीक है। मोड क्या बताए कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड, ठीक है। कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो क्या एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, ये मान लो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 1 2 3 1 4 7 9 10 1 4 3, ठीक है। हमको बोल रहा है क्या कि बतलाओ इसका मोड कौन होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहा है कि 1 1 2 3 नहीं, सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 1, इसका मतलब ये क्या होगा, मोड इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, डेटा दिया रहेगा उसमें जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आएगा वो क्या होगा, उसका मोड हो जाएगा। समझ गया बात। डेटा को हम लोग काउंट कर लेंगे, और काउंट करने के बाद क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही क्या होगा, उसका मोड हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है तब और आसान हो गया,
जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो क्या होगा, उसका मोड हो जाएगा। समझ गया बात। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, मीन मीडियन मोड निकाल लेंगे। इसमें भी बहुत है, जितना भी हम लोग जितना तरीक़ा से डेटा को अरेंज किए हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्या हो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सब में अलग अलग तरीका है मोड निकालने का। वो सब बात क्या है तुम लोग को नहीं पढ़ना है, इतना ही बात पढ़ना है कि मोड इसको बोलते हैं। समझ गया बात।